नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टूडेंट टेम्पल एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर। हम राजस्थान पुलिस सब इंस्पेक्टर भर्ती के लिए राजस्थान हिस्ट्री का कोर्स कर रहे थे। अब तक हमने ये देखा कि राजस्थान के अंदर कौन से प्रमुख राजवंश थे। उसके अलावा हमने ये देखा प्राचीन सभ्यताएं कौन सी थी। उसके बाद में हमने ये देखा कैसे मराठाओं और उसके बाद में अंग्रेजों का राजस्थान के अंदर प्रवेश हुआ। आज की क्लास के अंदर हम देखेंगे 1857 की क्रांति। ये दो क्लासेस के अंदर हम कंप्लीट करेंगे। पहला भाग इसका आज होगा और दूसरा भाग इसका हम कल कंप्लीट करेंगे। इसकी पृष्ठभूमि समझिए थोड़ा कि उस समय राजस्थान और भारत के अंदर क्या हो रहा था कि इस क्रांति को जनन हुआ। आपको पता है, हमने देखा था कि 1818 तक करीब करीब सभी राज्यों ने, शिरोई को छोड़कर, जिसने 1823 के अंदर अंग्रेजों के साथ संधि कर ली थी, और उस संधि अधीनस्थ संधि को साइन करने के बाद में अंग्रेजों का की सर्वोच्चता राजस्थान की रियासतों के ऊपर बन गई थी। अब इसके बाद में जो ये संधियां थी, इसके अंदर कुछ शर्तें थी, जिसमें एक था कि वो आंतरिक शासन में हस्तक्षेप नहीं करेंगे। लेकिन ऐसे बहुत सारे मामले थे जहां पे अंग्रेजों ने राजस्थान के आंतरिक मामलों पर भी हस्तक्षेप किया। जैसे 1839 में कुछ समय के लिए जोधपुर के किले पर उन्होंने अधिकार कर लिया। 1842 में जो जोधपुर के नाथ थे उनको कैद कर लिया अजमेर के अंदर और उनकी जागीरें छीन ली। तो ये आंतरिक मामलों में इस तरीके से दखलंदाजी की। जो कोटा के अंदर जो दीवान थे, उन्होंने जो मंगलोर का युद्ध कर दिया, उसमें हस्तक्षेप किया, और जो संधि की, उस संधि की वजह से बाद में 1838 के अंदर झालावाड़ बनाना पड़ा और मदन सिंह को उसका शासक बना दिया। तो ये कोटा राज्य को दो भागों में बांटने जैसा हो गया। 1826 में अलवर के दो टुकड़े कर दिए बलवंत सिंह और बहने सिंह के बीच में। 1820 के अंदर महाराणा भीम सिंह से मेरवाड़ा क्षेत्र छीनकर इसको अजमेर मेरवाड़ा, जो कि ब्रिटिश शासित प्रदेश था, उसके अंदर मिला दिया। तो इस तरीके के हमने बहुत सारे आंतरिक हस्तक्षेप के मामले देखे। इसके बाद में रियासतों की जो आर्थिक स्थिति थी, जो इकोनॉमी थी, जो अर्थव्यवस्था थी, वो बहुत ही ज़्यादा खराब हो गई। ये क्यों खराब हुई? मराठाओं से तो स्वतंत्रता मिल गई और मराठाओं को दिए जाने वाले चौथ और खिराज नहीं देनी पड़ती थी, लेकिन अब अंग्रेजों को खिराज देनी पड़ती थी। और अंग्रेजों को अगर खिराज नहीं दोगे तो उसके ऊपर चक्रवृद्धि ब्याज लगता था। तो इसकी वजह से रियासतों की आर्थिक व्यवस्था बहुत खराब हो गई। इसके अलावा जो ब्रिटिश सैन्य टुकड़ी थी, वो हर रियासत के अंदर रहती थी और उसका खर्च रियासत उठाती थी। और अगर खर्च नहीं उठा पाते थे तो उसको रखने के लिए एक जागीर दे दी जाती थी कि उस जागीर का खर्चा इस सैन्य टुकड़ी को पालने के लिए लगेगा, इन सैन्य टुकड़ी को मेंटेन करने के लिए लगेगा, उनका भरण पोषण करने के लिए लगेगा। जैसे कि जोधपुर के अंदर जोधपुर लीजियन बनाई उन्होंने, मेवाड़ के अंदर मेवाड़ भील कौर बनाई, मेरवाड़ा बटालियन बनाई उन्होंने, शेखावटी ब्रिगेड बनाई। ऐसी कुछ नई नई सैन्य टुकड़ियां बनाई गई जिनके पूरा पूरा बोझ देसी रियासतों के ऊपर डाल दिया गया, जिसकी वजह से आर्थिक स्थिति और ज़्यादा खराब होती गई। इसके अलावा राज्यों के अंदर जो प्रशासन था वो बहुत शिथिल हो गया था। राजाओं को अब प्रशासन के अंदर कुछ इंटरेस्ट नहीं रहा था, कुछ दिलचस्पी नहीं रही थी। वो अपने जो शौक थे उनको पूरा करने में लगे हुए थे। यूरोप की यात्रा कर रहे हैं, वो नाच गाने के अंदर व्यस्त थे, वो अपने महल के प्रसादों के अंदर ही जी रहे थे। जबकि जो अंग्रेजों के समर्थक थे, जैसे बांसवाड़ा के अंदर मुंशी शाहमत अली खान, ये सर्वसर्वा बन के बैठा हुआ था बांसवाड़ा में। अलवर के अंदर अहमद बख्श खां, जयपुर के अंदर जेठाराम नाम का एक व्यक्ति था जो कि मतलब जयपुर को पूरा चलाता था उस समय, और राजा को कोई फर्क नहीं पड़ता था। तो जो प्रशासन था वो राजाओं से निकलकर कुछ ऐसे लोगों के हाथ में आ गया था कि जो कि ब्रिटिश सरकार के समर्थक थे, और वो ब्रिटिश सरकार को खुश करने के लिए, अंग्रेजों को खुश करने के लिए कुछ भी करने के लिए तैयार थे। किसानों को समस्या थी, किसान करों से और लगान से बहुत ज़्यादा परेशान थे। और उसके साथ साथ जब कर नहीं चुका पाते थे तो वो साहूकार से ऋण लेते थे और उसका ब्याज देने के कुचक्र में फंसते फंसते चले जाते थे कि वो कर देना है, साहूकार से पैसा लेंगे, बाद में साहूकार को ब्याज देंगे, फिर अगले साल कर देना है तो साहूकार को फिर से पैसा लेंगे, तो उस कुचक्र के अंदर फंस जाते थे। तो ये इस तरीके के राजस्थान के उस समय हालात थे, जबकि प्रशासनिक व्यवस्था पूरी ही शिथिल हो चुकी थी, पैसा था नहीं, आर्थिक व्यवस्था बहुत खराब हो गई थी, किसानों की हालत बहुत ज़्यादा खराब थी। उस समय भारत के अंदर एक क्रांति शुरू हुई थी जिसे हम कहते हैं 1857 का स्वतंत्रता संग्राम, जिसे हम 1857 की क्रांति भी कहते हैं। जो इसकी शुरुआत थी वो 10 मई 1857 को मेरठ के अंदर हुई थी। राजस्थान के अलावा ये बहुत जगह पर
क्रांति फैली थी मेरठ में जब हुई थी। मंगल पांडे ने जो रॉयल एनफील्ड राइफल थी उसका कारतूस तोड़ने से मना किया और वहाँ के अंग्रेज अफसरों की हत्या कर दी। उसके बाद में झांसी के अंदर झांसी की रानी लक्ष्मीबाई और तात्या तोपे ने जब विद्रोह किया तो वो विद्रोह था ही। जो ये क्रांति भारत के अंदर चल रही थी और जब ये सब लोग दिल्ली पहुंचे और दिल्ली के अंदर बहादुर शाह जफर को अपना नेता चुना और उनको दिल्ली का बादशाह घोषित कर दिया, तो ये सब कुछ चल रहा था। उसी दौर में राजस्थान के अंदर भी ये क्रांति अछूती नहीं रही और राजस्थान के अंदर भी ये क्रांति फैलती रही। अब उस समय राजस्थान के एजेंट टू गवर्नर जनरल थे पैट्रिक लॉरेंस, और उस समय राजस्थान में 6 छावनियां हुआ करती थी। पहली थी नसीराबाद में, दूसरी थी नीमच में, तीसरी देवली में, चौथी ब्यावर, पांचवी एरनपुरा और छठी खैरवाड़ा। ये आपकी नसीराबाद यहाँ कहीं हुआ करती थी जो कि अजमेर वाला प्रदेश है, ब्यावर इसके पास ही है, इधर देवली हुआ करती थी। उसके बाद में जोधपुर के अंदर आपका एरनपुरा हुआ करता था और ये नीमच कहीं यहाँ पे आता था जो कि आपका मध्य प्रदेश, वर्तमान मध्य प्रदेश के अंदर है। उस समय राजस्थान के अंदर सिर्फ 30 अंग्रेज अधिकारी थे, बाकी सारे सारे भारतीय सैनिक थे और इस तरीके के हालात थे। क्योंकि आपको ये छावनियों के बारे में इसलिए बताया जा रहा है क्योंकि ये एक सैन्य विद्रोह था जो कि 1857 की जो क्रांति थी उसको सैन्य विद्रोह भी कहा जाता है। तो सैन्य शक्ति कहाँ कहाँ थी राजस्थान के अंदर ये जानना भी बहुत ज़्यादा जरूरी है। तो सबसे पहले राजस्थान के अंदर उस समय क्रांति के समय पॉलिटिकल एजेंट्स कौन कौन थे, तो आपको पता है कि एक तो एजीजी होता था जो कि होता था एजेंट टू गवर्नर जनरल, और उसके नीचे 6 पॉलिटिकल एजेंट्स हुआ करते थे। एक कोटा के अंदर रहता था मेजर बर्टन, जोधपुर के अंदर उस समय था मैकमेसन, भरतपुर रियासत के अंदर थे मॉरिसन, जयपुर रियासत के अंदर थे ईडन, उदयपुर के अंदर थे सावर्स और सिरोही रियासत के अंदर थे जेडी हॉल। अब इसके अंदर से जो मेजर बर्टन है और जो मैकमेसन है इनकी मृत्यु इस समय में हो जाएगी। तो ये प्रश्न भी पूछा जा सकता है कि आपके भी पहले इसके अंदर एक बार प्रश्न पूछा गया है कि कौन सा ऐसा एक एग्जाम में ही क्वेश्चन पूछा गया है कि किसकी हत्या करके उसका सर पूरे पूरे कोटा की रियासत के अंदर घुमाया गया था, वो था मेजर बर्टन। लेकिन जो जोधपुर रियासत के अंदर जो चेलावास के युद्ध के अंदर मारा गया था वो है मैकमेसन। तो इसलिए आपको ये नाम भी इंपॉर्टेंट है, याद रखने चाहिए। हम बाकी बाद में डिटेल में और देखेंगे किस तरीके से इंपॉर्टेंट है। कोटा के अंदर उस समय राजा थे राम सिंह, जोधपुर के अंदर थे तखत सिंह, भरतपुर के अंदर जसवंत सिंह, उदयपुर के अंदर स्वरूप सिंह, इसी तरीके से जयपुर के अंदर राम सिंह द्वितीय, सिरोही के अंदर शिव सिंह, धौलपुर के अंदर भगवंत सिंह, बीकानेर के अंदर सरदार सिंह। इन्होंने तो मतलब दमन को कुचलने के लिए दूसरी रियासतों में जाके भी फौज की अगुवाई की थी। तो ये क्रांति को दबाने में इनका बहुत था कि पंजाब के अंदर जाके इन्होंने क्रांति दबाई थी। करौली के अंदर मदनपाल, टोंक के अंदर नवाब वजीरुद्दौला और बूंदी के अंदर राम सिंह, अलवर के अंदर विनय सिंह या बने सिंह भी जिनको कहा जाता है। जैसलमेर रियासत के अंदर उस समय रणजीत सिंह थे। झालावाड़ के अंदर पृथ्वी सिंह थे, मदन सिंह ने इसकी स्थापना की थी जो कि जालम सिंह के पोते थे। उसके बाद में इस समय पृथ्वी सिंह थे। प्रतापगढ़ के अंदर दलपत सिंह और बांसवाड़ा के अंदर लक्ष्मण सिंह और डूंगरपुर के अंदर उदय सिंह। तो ये उस समय के राजा थे जो कि क्रांति के समय राजा थे। मुख्य मुख्य रियासतों के राजाओं को हम फिर से देखेंगे जहाँ जहाँ क्रांति हुई, पर आपको ये मोटा मोटा पता होना चाहिए कहाँ पे कौन राजा था इस समय। ये प्रश्न बहुत बार पूछ लिया जाता है कि उस समय जोधपुर के महाराजा कौन थे जबकि क्रांति हुई थी, तखत सिंह, आपको ये पता होना चाहिए। तो जो क्रांति का बिगुल है वो सबसे पहले नसीराबाद में शुरू हुआ जो कि अजमेर के अंदर है। अजमेर मेरवाड़ा उस समय ब्रिटिश शासित प्रदेश था। तो इसका कारण ये था कि जब क्रांति शुरू हुई उसके समय बंगाल 15 बंगाल इन्फेंट्री करके एक फौज थी जो कि मेरठ से अजमेर आई और अजमेर के अंदर रुकी हुई थी। लेकिन एजीजी को इसके ऊपर अविश्वास था। एजीजी लॉरेंस ने उसको नशीराबाद भेज दिया। जब नशीराबाद भेजा तो उनको लगा कि हमारे ऊपर अविश्वास कर रही है सरकार और हमें यहाँ पे भेज दिया। और जब वो नशीराबाद पहुंचे तो वहाँ पे भी उनके ऊपर ज़्यादा विश्वास नहीं किया गया। वहाँ पे एक दूसरी टुकड़ी थी, फर्स्ट बॉम्बे लांसर्स, उनको गश्त पे लगाया और उनको सुरक्षा करने का जिम्मेदारी दी। और जो 15वीं बंगाल इन्फेंट्री है उसको कम्प्लीटली इग्नोर कर दिया, उनको अलग थलग रखा गया। उसी समय नशीराबाद के बाजारों में और कैंट के अंदर बंगाल और दिल्ली के जो साधु आते जाते रहते, साधु वेश के अंदर क्रांतिकारी आते रहते थे, उन्होंने रॉयल एनफील्ड राइफल जो है उसके कारतूस के बारे में बताया कि इसके कारतूस चर्बी वाले हैं जिसके अंदर गाय और
सुअर की चर्बी है। अब गाय और सुअर की चर्बी, गाय हिंदुओं के लिए पवित्र है और सुअर जो मुसलमानों के लिए अपवित्र है। वो मुसलमान अगर सुअर को खाएंगे तो उनके लिए वो हराम है, गाय हिंदुओं के लिए पवित्र है, तो दोनों के लिए धार्मिक मुद्दा हो गया। तो इसको सारे सैनिकों ने अंग्रेजों का धर्म परिवर्तन करने का तरीके की तरह देखा। इसके बाद में 28 मई को, तो 10 मई को तो मेरठ के अंदर शुरू हुई थी, 28 मई को सबसे पहले राजस्थान के अंदर 15वीं बंगाल इन्फेंट्री है उसने विद्रोह किया और उन्होंने मेजर स्पॉटिस वुड और न्यूबरी को वहां पे मार दिया। उसके बाद में ये यहाँ से निकल गए और यहाँ से निकलकर ये दिल्ली पहुंचे और दिल्ली जाकर इन्होंने, दिल्ली के अंदर एक अंग्रेज सैनिक टुकड़ी थी उसको हराया और दिल्ली में जाके बहादुर शाह जफर के साथ मिले और वहाँ क्रांति को आगे बढ़ाया। इसके बाद में राजस्थान के अंदर जो दूसरी क्रांति है वो नीमच में शुरू हुई। अब नीमच से शुरू होने वाली ये क्रांति, नीमच के अंदर 3 जून 1857 को विद्रोह हुआ। वहाँ के क्रांतिकारी यहाँ से निकले, शाहपुरा गए, देवली गए, टोंक गए, उसके बाद में आगरा गए, आगरा जाके फिर इन्होंने दिल्ली पहुँचे। तो ये इनका पूरा पूरा क्रम रहा। लेकिन ये वहाँ चले गए थे पीछे, फिर जो नीमच है उसको 8 जून 1857 को जो कैप्टन सावर्स है जो कि पॉलिटिकल एजेंट थे कहाँ के, उदयपुर के, उन्होंने कोटा, बूंदी और मेवाड़ की सहायता से, कोटा, बूंदी और मेवाड़ की सेनाओं की सहायता से, तो ये आपका कोटा, ये आपका बूंदी और ये आपका मेवाड़, इन तीनों की सहायता से इसको वापस अधिकार कर लिया था। इसी बाद में टोंक की क्रांति, आपको पता है नीमच के क्रांतिकारी टोंक गए थे। वहाँ के नवाब उस समय वजीरुद्दौला थे जो कि ब्रिटिश सरकार के समर्थक थे। उन्होंने जनता को कहा कि आप इस क्रांति का समर्थन मत करो, क्रांतिकारियों का साथ मत दो, लेकिन जनता ने फिर भी क्रांतिकारियों का साथ दिया, शहर में आने वाले क्रांतिकारियों की मदद की। और उसके बाद में टोंक के वजीरुद्दौला को घेर के रखा और वो करीब करीब कैद में ही थे। और बाद में जब क्रांतिकारी यहाँ से निकल गए तो फिर टोंक को आज़ाद करवा लिया गया। तो इसी के साथ आपका पहला भाग है जो कि आज समाप्त होता है। उसके बाद में अब दूसरे भाग के अंदर हम फिर से देखेंगे कि क्या आगे के घटनाक्रम रहे और किस किस जगह पर राजस्थान के अंदर और क्रांतियां हुई।